नमस्कार, मैं सुरीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी का उपन्यास श्रावणी का द्वितीय अध्याय। लोक मोहन श्रावणी को बहू कहकर ही पुकारते हैं, नाम से नहीं। आधुनिकता के बहुतेरे रंग ढंग अपनाने पर भी बहू को बहू कहकर पुकारने की प्राचीन पद्धति को वे छोड़ नहीं पाए थे। बेटे की शादी के बाद ही उन्होंने पत्नी से कहा था, बहू कहकर पुकारना ही अच्छा रहेगा, मीठा शब्द है। बचपन में दादाजी माँ को बहू पुकारते थे, फिर बाद में पिताजी भी तुम्हें उसी तरह पुकारते थे। बड़ा अच्छा लगता था। उसी प्यार के संबोधन से उन्होंने अब श्रावणी से कहा, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मान सकती तो मैं तुम्हारा अनुरोध कैसे रख सकता हूँ। श्रावणी कई बार मन ही मन उदास हो जाती, पर आवाज में करुणा झलके इससे उसे शर्म आती थी, इसलिए शांत सहज भाव से बोली, आपकी शर्त तो असंभव है बाबूजी। नहीं, असंभव नहीं, लोक मोहन गंभीर आवाज में बोले। मैं कह रहा हूं ना, असंभव नहीं है। लोक मोहन का यह भांजा अनादि अब तक किसी ताक में बैठा था कि दोनों की बातचीत के बाद फैसला क्या होता है। वह देखना चाहता था कि बहू के हाथों के बनाए इस प्रिय भोजन को मामा जी खाने से कैसे इनकार करते हैं। अनादि यह भी सोच रहा था कि गृहस्थी तो पूरे दम से सही सलामत ही चल रही है। बाबा फिर सिर्फ खाने की थाली में ही इतनी रिक्तता क्यों। लोक मोहन यदि अपना इरादा बदल दे तो वह भी चैन की सांस ले सकेगा। पुत्र के शोक ने मामा को कितना विचलित किया था, इसका अंदाज तो अनादि नहीं लगा पाता, लेकिन पुत्र वधू के वैधव्य ने उन्हें जरूर गहरा धक्का पहुंचाया था, यह उसे मालूम था। नहीं तो वह ससुर होकर विधवा बहू से सामिश खाने का अनुरोध नहीं करते। उस दिन तो बात हो ही गई थी। श्रावणी बोली थी, नहीं बाबूजी, आप इस तरह और कष्ट नहीं भोग सकते, आपको अपनी आदत के अनुसार खाना ही पड़ेगा। लोकमोहन बोले, खा सकता हूँ यदि तुम भी अपनी पुरानी आदत वापस लौटा सको तो। मैं? हाँ, तुम्हारे ही बारे में कह रहा हूँ। हैरान होने की कोई बात नहीं, अगर तुम स्वाभाविक खाना खा सको तो मैं भी खाऊंगा। इसके जवाब में श्रावणी इसके सिवा और क्या बोल सकती थी कि आप तो एक अजीब बात कह रहे हैं बाबूजी, जो काम असंभव। मैंने कह दिया ना तुम्हें कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं। अनादि से और नहीं रहा गया, अचानक बीच में बोल पड़ा, लेकिन मामा जी, आप असंभव बात तो कर रहे हैं। कुछ भी हो, एक हिंदू परिवार की विधवा लड़की। लोकमोहन की भौहें तन गई। अनादि अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि चुप हो गया। इसी समय अनुसुईया अपने कमरे से निकल आई। विश्व मोहन की मृत्यु के बाद से आज तक वह कभी खाने की मेज पर नहीं आई थी, कुछ पूछा भी नहीं था, पर आज वह देखने आई थी कि वाकई लोकमोहन पुत्र शोक को भूलकर अपनी आदत के खान पान पर उतर आए हैं या नहीं। दुतल्ले के बरामदे में हीटर जलाकर श्रावणी विशेष खाना बना रही थी। इस दृश्य ने अनुसुईया के क्रोध को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। शादी के बाद विश्व मोहन ने प्यार से कहा था, खाना तो मैं बहू के हाथ का ही खाऊंगा। फिर अनुसुईया ने रसोई की सारी चीजें खरीद कर दी थी। आज श्रावणी उन्हीं चीजों को लेकर फिर से खाना बनाने बैठी थी। अनुसुईया के आने से अनादि का ग्रह टल गया। क्षीण आवाज में अनुसुईया ने पूछा, तुम लोगों ने अभी तक खाया नहीं? जवाब किसी ने नहीं दिया। अनुसुईया ने फिर पूछा, आज श्रावणी ने खाना बनाया है ना? इस बार लोकमोहन ने जवाब दिया, हाँ, और उसी व्यंजन को खिलाने के लिए। तो फिर खा क्यों नहीं रहे? इसने इतने प्यार से बनाया है। पर अनुसुईया के इस कथन में कोई आंतरिकता का सुर नहीं था, व्यंग था। विश्व मोहन की मृत्यु के बाद अनुसुईया का स्वभाव बहुत ही बदल गया था। वह शरीर से कमजोर हो गई थी, पर मन ही मन कठोर बन गई थी, और श्रावणी को देखते ही उसका रूखापन बढ़ जाता था। वह किसी भी तरह श्रावणी को सहन नहीं कर पा रही थी। लोकमोहन ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, या नहीं यह तो पता नहीं, पर अपनी स्वाभाविक गंभीरता से उन्होंने कहा, जरूर खाऊंगा, पर इसी शर्त पर खाऊंगा कि बहू को भी इसे खाना पड़ेगा। क्या कहा? अनुसुईया चीख उठी, मुर्गे का मांस बहू खाएगी? तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोलने से तुम्हारी जीभ नहीं अटकी? नहीं अटकी, स्थिर स्वर में लोकमोहन ने कहा। मुझे इससे कठिन शब्द को भी कहने में कोई हिचक नहीं, मैं उसका विवाह भी फिर करूंगा। एकाएक टेबल पर मानो बिजली गिर पड़ी। नहीं तो सब कुछ इस तरह से झंझना कैसे उठता, पर नहीं, बिजली नहीं, केवल अनादि के हाथ से एक चम्मच गिर पड़ा था। और श्रावणी, वह शांत निश्चल होकर बैठी रही, चौंकी नहीं, सिरहन की एक लहर भी नहीं देखी। श्रावणी हैरान नहीं हुई थी। लोकमोहन के इस दुस्साहसपूर्ण संकल्प की बात वह पहले ही जान गई थी। विश्व मोहन की अंत्येष्टि के बाद श्रावणी को कागज का एक टुकड़ा मिला था। हवा के झोंके में वह टेबल से उड़ गया था। उस टुकड़े को हाथ में लेकर श्रावणी ने एक अर्धहीन दृष्टि से देखा था।
लोकमोहन ने अस्त व्यस्त ढंग से उस कागज पर लिखा था, भगवान चाबुक, समाज चाबुक, नहीं मानूंगा, पुनर्विवाह अवज्ञा। एक लंबी सांस के साथ श्रावणी ने उस टुकड़े को फाड़ दिया था। टुकड़े पर उस दिन की तारीख तक स्पष्ट थी। खाने की मेज पर सभी स्थिर बैठे थे। सबों पर एक नजर दौड़ाकर अनुसुईया तीखे व्यंग के अंगारे बोलती हुई बोली, इसका दोबारा विवाह करोगे? अब तक शायद तो लड़का भी ठीक कर चुके होंगे। प्रश्न उसी ने किया था और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही पल्लू को जमीन पर घसीटती हुई शिल मुद्रा में ही चली गई, पर कमरे के पहुंचने से पहले ही पायदान के पास जाकर गिर पड़ी। उसी दिन सामिश या आमिश निरामिष किसी भी तरह का खाना किसी को नसीब नहीं हुआ। अनुसुईया की पारिवारिक चिकित्सा के अलावा और भी डॉक्टर आए थे। अंत में इस बार भी अनुसुईया मरी नहीं, बच गई। ताज्जुब की बात तो यह है कि विश्व मोहन को कोई बीमारी नहीं थी। अंदर उसके प्राण क्या खुले पिंजरे की तरह थे जो उड़ गए, पर अनुसुईया के प्राण तो मानो 7 तालों में बंद थे। नहीं तो यमदूत बार बार आकर लौट जाते। पहली बार तो यमदूत खाली हाथ लौट गया, और उस तरह के बाद सदा की बीमार अनुसुईया की जाई जाई जब घड़ी आई गई थी, आशाहीन। जिसकी जीवन शक्ति जितनी क्षीण होती है, उसकी मृत्यु उतनी ही विलंबित होती है। नहीं तो विश्व मोहन चला जाता और अनुसुईया जीवित रहती। कई दिनों तक गृहस्थी की विशृंखलता फैली रही और फिर यथावत हो गया वही पुरानी धीमी गति। एक दिन लोकमोहन ने श्रावणी को अपने कमरे में बुलाया और बोला, बैठो। फीकी नीले किनारे की साड़ी पहने श्रावणी बड़ी ही दीन दिखाई दे रही थी। लोकमोहन थोड़ी देर तक उसे देखते रहे और फिर मीठे आवाज में बोले, बैठो। अल्पभाषिनी श्रावणी इधर में और भी अल्पवाक हो गई थी। कभी भी कोई प्रश्न नहीं करती, केवल आदेश की प्रतीक्षा में रहती। लोकमोहन के आदेश पर बैठ गई, पर उसने पूछा नहीं, आपने मुझे क्यों बुलाया? लोकमोहन ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया, बोले, पढ़कर देखो। श्रावणी ने चिट्ठी हाथ में ले ली। लोकमोहन बोले, तुम्हारे माता पिता तो कोई जीवित नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उस तरफ से तो कोई राय लेने की जरूरत नहीं, पर हाँ, तुम्हारा एक भाई है। कानूनन वह तुम्हारा अभिभावक है या नहीं मैं नहीं जानता, पर वह है, या उसी ने मुझे सूचित किया है। अब मैं तुमसे इसका उत्तर सुनना चाहता हूँ। भाई ने क्या लिखा है? श्रावणी ने यह नहीं पूछा। चिट्ठी खोलकर धीरे धीरे पढ़ने लगी। बर्फ जैसे सुकुमार चेहरे पे मानो शरीर का सारा खून आकर जमा हो गया। श्रावणी के मन में अपने भैया के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा कभी नहीं थी। फिर भी इस तरह का पत्र लिखकर वह लोकमोहन के सामने अपने को इतना छोटा साबित करेगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। बड़े ही कठोर शब्दों में श्रावणी के बड़े भाई संजय ने लिखा था कि लोकमोहन दिखावटी सहानुभूति से ग्रस्त होकर अपनी विधवा पुत्र वधू की शादी का विचार कर रहे थे। असल बात कुछ और ही थी। वह अपनी विधवा बहू को उपार्जन का माध्यम बना रहे थे। उसकी राय में बात बहुत सीधी थी। विश्व मोहन की मृत्यु से परिवार की आय का एक बड़ा अंश घट गया था, पर दिखावे के लिए खानदानी संपन्नता को तो कायम रखना ही था। पर उसमें उसने लिखा था कि जब तक उसकी जान में जान है, वह लोकमोहन की इस साजिश को कदापि सफल नहीं होने देगा। श्रावणी को वह अपने पास ही रखेगा। विधवा बहन को एक शाम मुट्ठी भर खाना देने की क्षमता उसमें थी। 1-2 दिनों में ही बहन को लिवाने के लिए रवाना हो रहा था और उसने लोकमोहन को इसके लिए तैयार रहने के लिए लिखा था। चिट्ठी पढ़कर श्रावणी ने उसे मेज पर रख दिया। लोकमोहन थोड़ा हंसकर व्यंग से बोले, तुम्हारा भाई इतना पराक्रमी है? मुझे तो अब तक मालूम भी नहीं था। इस चिट्ठी से तो यह स्पष्ट था कि संजय विधवा बहन को एक शाम का खाना ही नहीं, बल्कि लोकमोहन जैसे आदमी को ऐसा कठोर पत्र लिखकर धमकाने का भी साहस कर सकता था। लोकमोहन के व्यंग से ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि श्रावणी धीरे से बोली, बचपन में टाइफाइड की बीमारी से भैया की बुद्धि का विकास रुक गया था। वह बुद्धि फिर लौटी नहीं। क्यों? खैर, उसकी क्षमता के रहस्य का तो पता चल ही गया, पर वह तो बहुत दूर रहता है। मेरी इस साजिश को उस तक पहुंचाने वाला हितैषी व्यक्ति इसी परिवार का है, यह तो स्पष्ट है। फिर बोले, अनुमान लगा सकती हो वह कौन है? अनुमान क्यों? श्रावणी को पक्का विश्वास था कि अनादि के अलावा इस घर की बातों को दूसरों तक कोई नहीं फैला सकता था, पर यह बात वह किसी से कही नहीं जा सकती थी, इसलिए श्रावणी ने सिर हिलाकर ना कह दिया। नहीं जानती, शायद मैं समझ सकता हूँ। खैर, तुम्हारा भाई तो शीघ्र ही इस गरीब के घर अपने चरणों की धूली देने आ रहा है। तुम क्या चाहती हो? उसके साथ जाना चाहोगी? नहीं। ठीक है, इतना ही जानने के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया था। हाँ, तुमसे एक और भी काम था। लोकमोहन थोड़ी देर चुप रहे, फिर संकोच छोड़कर बोले, मैं तुम्हें कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा समय निकाल सकोगी? फोटो? कुछ फोटो? किसकी फोटो? कैसी फोटो? श्रावणी का शरीर ठंडा पड़ गया। यह किस चीज की भूमिका थी? श्रावणी पत्थर की तरह निश्चल खड़ी रही। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में आना, हो सके तो शाम को आ जाना। श्रावणी बोली, बाबूजी, माँ को दवा देने का समय हो गया। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई।
लोकमोहन ने मेज की दराज खोलकर एक भारी सा लिफाफा निकाला जिस पर फोटोग्राफर की दुकान की छाप लगी हुई थी। फिर उसे टेबल पर रखते हुए बोले, अच्छी बात है। उनके कहने का मतलब था कि लिफाफे में रखे सारे फोटो पहले वह स्वयं एक बार देखेंगे। श्रावणी जाते जाते बोली, हम लोग तो अच्छे ही हैं ना बाबूजी। लोकमोहन संभवतः ऐसा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए चौंक उठे, पर फिर अपनी उसी गंभीर आवाज में बोले, नहीं बहू, अच्छे नहीं हैं। बहुत बड़ा सा कमरा और उस कमरे के बीचों बीच डबल बेड पर सुंदर सी चादर बिछा हुआ बिस्तर लगा था। आधुनिक ढंग से ड्रेसिंग टेबल भी था। कीमती गोदरेज की अलमारी रखी हुई थी जिसकी पॉलिश में इतनी चमक थी कि रोशनी भी उस पर से फिसल जाती थी। कॉर्नर टेबल पर छोटी मोटी सजावट की चीजें पड़ी थी। दोनों खिड़कियों के बीच किताबों का एक शेल्फ था। उस शेल्फ पर इस कमरे का जो मालिक था और जिसने उस मिल्कियत को छोड़ने में एक पल की भी देर नहीं की, उसी निष्ठुर का एक फोटो भी रखा हुआ था। फोटो के नीचे खुला चश्मा और हाथ घड़ी रखी हुई थी। यह फोटो सदा से उसी जगह रखा हुआ था। यह विश्व मोहन के विवाह से पहले का फोटो था। उस दिन नहाने जाने के पहले वह स्वयं ही चश्मा और हाथ घड़ी को खोलकर वहां छोड़ गया था, पर फिर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था। उस दिन से लेकर आज तक डबल बेड पर कोई सोया नहीं था। उस दिन के बाद उस पर श्रावणी भी कभी नहीं सोई थी, पर इसके बदले क्या जमीन पर बिस्तर लगाने की कठोर साधना उसने अपनाई थी? नहीं, उसने ऐसा भी नहीं किया था। टाइफाइड के रोग से बुद्धिहीन भाई की बहन पर भी श्रावणी की में बुद्धि थी, रुचि थी। बहू, बाहर से लोग मोहन ने पुकारा। बेटे के सोने के कमरे में वे कभी नहीं गए थे और आज भी नहीं गए। श्रावणी ने जल्दी से सिर पर आंचल डालकर बाहर निकल आई। तुमने फोटो देखे? हाँ, सुनकर खुशी हुई। इनमें से किसी को बुलवा दे सकता हूँ बाबूजी? श्रावणी के स्वर में मानो आर्तनाद था। बोलो बोलो बाबूजी, हम लोग तो अच्छे ही हैं। इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं ना बहू, स्थिर स्वर में लोकमोहन बोले। और उसका उत्तर भी तुम जानती हो बाबूजी। जो असंभव है, अनावश्यक है, उसे लेकर आप क्यों इतने परेशान हैं? असंभव है या संभव, आवश्यक है या अनावश्यक, इसकी आलोचना रहने दो बहू। तुम कह रही हो हम ठीक है, मैं कहता हूँ मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें फिर से जीवन में प्रतिष्ठित किए बिना मेरे ठीक रहने का कोई सवाल ही नहीं। मेरा विवेक प्रतिदिन मुझे चाबुक मारता है। मुझसे नहीं होगा बाबूजी, आप मुझे माफ करें। सिर नीचा करके धीरे से श्रावणी बोली। लोकमोहन इस नतमुखी की ओर देखते रहे। लंबा छरहरा बदन, अच्छा स्वास्थ्य, शोक और आहार की कमी से लावण्य में कोई कमी नहीं आई थी। अगर श्रावणी शांत स्वभाव की नहीं होती तो यौवन की दीप्ति से वह उद्दंड ही दिखती। थोड़ी देर चुप रहकर लोकमोहन बोले, अभी तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं कर सकोगी, पर मैं कहता हूँ इसमें नहीं कर पाने का कुछ है ही नहीं। बाद में शायद तुम मेरी बात समझ सकोगी। खैर ठीक है, तुम थोड़ा समय और ले सकती हो, पर मेरी भी उम्र हो चुकी है और मैं समय रहते रहते अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। श्रावणी आज प्रगल्भा ही बन गई। मुंह ऊंचा कर बोली, इसे आप अपना कर्तव्य कैसे मानते बाबूजी? यह प्रश्न मुझसे नहीं करो तो अच्छा होगा। इसे तुम मेरी एक इच्छा ही समझ लो। श्रावणी ने एक बार लोकमोहन की तरफ देखा। लोकमोहन उम्र ढलने की बात कर तो रहे थे, पर उनके शरीर पर उम्र की छाप थी कहाँ। फुल पैंट बूट शर्ट में थोड़े बड़े दिखते थे, पर घर पर जब पजामा कुर्ता पहन लेते बिल्कुल ताजे दिखते। स्नेह में विगलित पुत्र शोकातुर किसी वृद्ध का चेहरा तो लोकमोहन का था ही नहीं। तब फिर ऐसे नासमझ अजीब संकल्प पर वे इस तरह क्यों अड़े थे? ना जाने श्रावणी के मन में क्या आया। बोली, आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं रहा बाबूजी? मेरे व्यवहार में कोई अशोभन बात हो गई है? आप मुझे बता दीजिए कि मुझे किस तरह चलना चाहिए। साड़ी और ये जो थोड़े से गहने हैं, इन्हें भी उतार दूं, बदले में बिना किनारे की सफेद धोती बांधूं। छी बहू! लोकमोहन की बुलंद आवाज के आगे श्रावणी चुप हो गई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं बहू? अगर मैं यह कहूं कि तुम्हें विधवा पुत्र वधू ना मानकर एक वयस्क कुंवारी कन्या समझता हूं, तो क्या यह विश्वास करना तुम्हारे लिए इतना कठिन होगा? इस बात का जवाब श्रावणी क्या दे सकती थी? उसका गला रूंध गया, शर्म से सिर झुक गया। इस स्नेह को वह संदेह की दृष्टि से देख रही थी। लोकमान बोले, तुम कुछ दिन का और समय ले सकती हो। अपने मन को तैयार करो। जमाने से चले आ रहे संस्कारों को उखाड़ फेंकने में समय तो लगेगा ही। इतना कहकर लोकमोहन वापस जा ही रहे थे कि श्रावणी अस्पष्ट स्वर में बोली, लेकिन बाबूजी, माँ 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 सास के लिए कह रही हो? उन्हें दुख होगा, यही कहना चाहती हो ना? केवल दुख ही नहीं, इस घटना से तो माँ मर ही जाएगी। मर जाएगी? लोकमोहन थोड़ा हंसे, फिर बोले, मन के कष्ट से कभी किसी के मैंने मरते हुए नहीं देखा बहू। अगर ऐसी बात होती तो वह उसी दिन मर जाती। उसके लिए मैं और नहीं सोचता। अनुसुईया के दुख और मनोवेदना को अगर लोकमोहन ही इस तरह से अनदेखी कर दें तो उसके लिए सोचेगा भी कौन?
उसके दुख में संवेदना प्रकट करने वाला कोई नहीं, उल्टे उसकी मानसिक यातनाओं को उभारने के लिए अनादि हमेशा ही तैयार नहीं रहता। अनादि शोक की प्रतिमूर्ति बना अनुसुईया के सिरहाने बैठा था। सारी बातें वह पहले ही सुना चुका था। ताज्जुब तो यह था कि घर में अब कहाँ क्या बातचीत होती थी, अनादि ना जाने कैसे मालूम कर लेता था। अनादि के मुख से सारी बातें सुनकर अनुसुईया थोड़ी देर तक तो चुप पड़ी रही, फिर मौन तोड़कर बोली, उन्हें तो इस कमरे में झांकने का भी समय नहीं मिल पाता, मुझे बुलाने में भी रुचि नहीं, फिर भी अपने मामा को जरा एक बार बुला ला अनादि। अनादि शोक की भूमिका छोड़कर चौंक कर बोला, मैं नहीं बुला सकता मामी, आप किसी नौकर चाकर को भेजकर मामा जी को बुलवा लीजिए। ठीक है, कहकर अनुसुईया करवट बदलकर सो गई। इसी समय श्रावणी दूध का गिलास हाथ में लेकर कमरे में आई। अनादि तुरंत बोला, आप भी गजब करती हो भाभी, दिन रात खटती रहती हो, कुछ हुक्म तो हम लोगों पर भी कीजिए, इसमें मेहनत ही किया है। श्रावणी बोली, माँ दूध पी लीजिए। अचानक अनुसुईया बिस्तर पर उठ बैठी, तीखे स्वर में बोली, दूध को जाकर नाली में डाल आओ, आगे से कभी दूध लेकर मेरे कमरे में कभी मत आना बहू। सुनकर श्रावणी दुखी नहीं हुई, अपमानित भी नहीं हुई, थोड़ा हंसकर बोली, मैंने क्या किया है माँ जी, शर्म नहीं आती पूछने में। शर्म क्यों आएगी माँ, शर्म के लिए भी कोई कारण तो होना चाहिए। ठीक कहती हो। अनुसुईया चील की भांति ठीक उठी, बोली, तू एक विधवा औरत पराये आदमियों के फोटो का बंडल कमरे में फैलाकर अपने लिए वर ढूंढने के लिए शर्म नहीं आती है। यह मैं जानती हूँ कि हम लोगों की शिक्षा, रुचि और संस्कार कुछ अलग है। इतना कहकर अनुसुईया धम से बिस्तर पर फिर लुढ़क गई। अनादि बोल उठा, मामी आप खामोखा उत्तेजित होती हैं, संसार में जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, आप क्यों कष्ट पाती हैं। यह कहकर अनादि ने उठकर पंखे की गति तेज कर दी, उसके पीठ के पीछे तकिया भी लगा दिया। दूध का गिलास टेबल पर रखकर श्रावणी अनादि से बोली, हो सके तो यह दूध इन्हें पिलाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत देर उन्होंने कुछ नहीं खाया। और क्या भाभी, कोई खास बात नहीं, पर अगर सच में आप अपनी मामी को व्यर्थ की चिंताओं से बचाना चाहते हैं तो घर की फालतू बातें उनके कानों में मत डालिए। श्रावणी अपने कमरे में लौट आई, विश्व मोहन की छांव में। बहुत देर तक चुपचाप बैठने के बाद भनी मन बड़बड़ाई, सच में ही क्या मैं इस जीवन में अच्छी हूँ। लोक मोहन अकेले ही अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। कमरे में अंधेरा था, लोक मोहन कमरे में थे और उसमें बत्ती बुझी हुई थी। ऐसा दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। विश्व मोहन की मृत्यु के बाद भी यह दृश्य किसी ने नहीं देखा था। वे हमेशा ही तेज बत्ती के आगे कामकाज की फाइलों के बीच डूबे रहते, पर आज आज रोशनी उनको चुभ रही थी। उन्होंने श्रावणी से आज कहा था कि विवेक मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। यह केवल उनके मुंह की बात नहीं थी, सच में ही उनका विवेक प्रतिदिन उन्हें शक्त विशक्त कर रहा था। विश्वमोहन का इतना हाई ब्लड प्रेशर था, क्या यह बात उनको मालूम नहीं थी। डॉक्टर ने भी इतनी जल्दी उसकी शादी के लिए मनाही की थी, पर फिर भी लोक मोहन ही श्रावणी को बहू बनाने के लोभ को संभाल नहीं पाए थे। उसी लोभ के कारण नासमझी दिखाकर उन्होंने बेटे की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी।